कैसे हैं? आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपके बीएससी की जो बीएससी की थर्ड बुक जो है उसकी 5 यूनिट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, कुछ छात्रों की मांग आ रही थी कि बीएससी की थर्ड बुक है उसकी जो 5 यूनिट है वो हमें करवाई जाए। इसमें जैसे रैखिक त्वरित्र है, द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ है, सीआरओ है, या फिर हम उसमें क्या पढ़ते हैं कि विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में आवेश की गति के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो हम कुछ बेसिक आज आपको बता रहे हैं, और ये जो बेसिक आज हम जो बता रहे हैं वो आगे जितने भी मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उनमें सभी में ये सिद्धांत जो आज हम पढ़ेंगे वो सभी में काम में आएगा। तो ये आपको सिद्धांत ध्यान से देखना है। थोड़ा मैं आपको जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि आपने 12th क्लास में कुछ पढ़ा भी है। ठीक है, तो एक जो हम पढ़ते हैं कि आवेश की एक समान विद्युत क्षेत्र में जो गति होती है, इस गति में आवेश पर बल कितना लगेगा, आवेश का त्वरण क्या होगा, आवेश की स्थिति क्या होगी, उनके बारे में पढ़ेंगे। आवेश के पास ऊर्जा कितनी होगी, ठीक है, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए, अगर हम किसी विद्युत क्षेत्र में, एक समान विद्युत क्षेत्र में किसी आवेश को रखते हैं तो आवेश पर क्या लगता है, बल लगता है। जैसे विद्युत क्षेत्र होता क्या है कि एकांक धनावेश पर विद्युत क्षेत्र क्या होता है, F/Q। एकांक धनावेश पर लगने वाला जो बल होता है उसे हम क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बल का जो सूत्र आता है हमारे पास वो कितना आता है, QE आता है। तो बल विद्युत क्षेत्र के कारण कितना लगता है, F/QE लगता है। जैसे हमने यहाँ पे कोई प्लेट दिखाई, ये प्लस प्लेट है जैसे हमने कह दिया, और ये माइनस प्लेट है। ठीक है, अब प्लस और माइनस प्लेट के कारण यहाँ पे क्या उत्पन्न हो जाता है, एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है वो क्या होती है, प्लस से माइनस की तरफ होती है। और एक समान विद्युत क्षेत्र अगर हमें दिखाना है तो हम एक दूसरे के समांतर बल रेखाएं खींच के दिखाएंगे। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र के कारण बल कितना लगता है, F/QE लगता है। अगर विद्युत क्षेत्र में अगर प्लस आवेश रखा हुआ है, तो उस पर जो बल लगेगा वो क्या लगेगा, विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगेगा। और यहाँ पे अगर कोई माइनस आवेश रखा हुआ है तो उस पर बल विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में लगेगा। बल समान ही लगेगा, कितना लगेगा, F/QE लगेगा। Q यहाँ पे जो कण हम ले रहे हैं उसका आवेश होगा, और ये यहाँ पे विद्युत क्षेत्र जो होगा, विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी वो हम यहाँ पे ले लेंगे। तो किसी विद्युत क्षेत्र में अगर हम किसी आवेशित कण को रखते हैं तो उस पर क्या लगता है, बल लगता है। और बल अगर धनावेशित कण है तो उस पर बल विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगेगा, और ऋणावेशित कण है तो उस पर बल विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में लगेगा। जैसे हम ये कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन पर बल विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में लगेगा, और अगर प्रोटॉन है तो उस पर बल विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगेगा। ठीक है, अब इस बल लगने के कारण ये बल कैसा लगेगा, एक नियत बल लगेगा, क्योंकि E नियत रहे। ठीक है, एक समान विद्युत क्षेत्र पड़ रहा है ना, Q का मान नियत रहना है। ठीक है, तो बल भी यहाँ पे क्या रहेगा, नियत रहेगा। और बल अगर नियत रहेगा तो उस कण का जो त्वरण होगा वो भी क्या रहेगा, नियत रहेगा। ठीक है, कण का जो त्वरण होगा वो क्या रहेगा, नियत रहेगा। कण का त्वरण होगा कितना, कैसे याद कर सकते हैं, जैसे गति के दूसरे नियम से F बराबर हम क्या लिखते हैं, m में लिखते हैं, तो A बराबर हम क्या लिखते हैं, F/m। ठीक है, बल बट्टे द्रव्यमान हमें क्या देता है, त्वरण देता है। तो हमारे पास बल तो है, इससे अगर हम त्वरण निकालना चाहें, सदिश A बराबर हम क्या लिखेंगे, सदिश F हम क्या लिख देंगे, m। F का मान यहाँ पे अगर हम रखते हैं तो सदिश A बराबर हमारे पास क्या आ जाता है, QE सदिश अपॉन में क्या आ जाता है, स्मॉल m। तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, त्वरण का मान आ जाता है। ठीक है, यानी नियत त्वरण कितना होगा, अगर हम किसी आवेशित कण को विद्युत क्षेत्र में रख रहे हैं तो नियत त्वरण होगा कितना, सदिश A बराबर QE सदिश बाई क्या होगा, m होगा। ठीक है, इस त्वरण के आधार पर हम वेग भी निकाल सकते हैं। ठीक है, और कण की स्थिति को भी हम बता सकते हैं, किस समय पर क्या स्थिति होगी वो भी हम बता सकते हैं। ठीक है, अब नियत त्वरण है तो वेग और स्थिति बताने के लिए हम गति के तीनों समीकरण हम काम में ले सकते हैं, क्योंकि गति के तीनों समीकरण जो हम किसके लिए लागू होते हैं, अगर त्वरण नियत होता है तो उसके लिए वो लागू हम कर सकते हैं। ठीक है, तो इस त्वरण के आधार पर, एक तो हमने ये त्वरण का सूत्र पढ़ा, इस त्वरण के आधार पर हम क्या निकाल सकते हैं, वेग निकाल सकते हैं आवेशित कण का, यानी जो कण हम यहाँ पे ले रहे हैं विद्युत क्षेत्र में उसका हम वेग निकाल सकते हैं, और उसकी हम स्थिति भी बता सकते हैं। देखिए वेग कैसे निकालते हैं,
सदिश ए बराबर हमने लिखा क्यू ई सदिश अपॉन स्मॉल एम लिखा, ठीक है। अब इस समीकरण को हम ऐसे लिख सकते हैं, ए क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर होती है, त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर होती है। तो डी वी अपॉन डी टी बराबर हम क्या लिखेंगे, क्यू ई सदिश बाई एम लिखेंगे, ठीक है। डी टी को उस तरफ लेके जाएं तो डी वी सदिश बराबर हम क्या लिखेंगे, क्यू ई सदिश बाई एम, और यहाँ पे क्या आ जाएगा डी टी, ठीक है। इस समीकरण का अगर हम क्या करते हैं, समाकलन करते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा वी सदिश, बाकी ये वाला मान कांस्टेंट है इतना, क्यू कांस्टेंट है, ई भी एक समान है, एम कांस्टेंट रहना ही है, ठीक है। तो यहाँ पे जो समाकलन आएगा इसको हम ऐसे लिखेंगे, क्यू ई सदिश अपॉन में क्या आ जाएगा एम, और यहाँ पे टी, और प्लस में एक समाकलन नियतांक आ जाता है सी, ठीक है। अब समाकलन नियतांक जो होगा, ये वाले मान क्या है, कांस्टेंट है। समाकलन नियतांक होगा वो किस पर डिपेंड करेगा, वेग पर, ठीक है। अब समाकलन नियतांक हम मान निकाल सकते हैं कि जब समय 0 है, t बराबर 0 है, तो वेग कौन सा होगा, प्रारंभिक वेग होगा। तो v का जो मान होगा वो क्या लिखा जाएगा, u लिखा जाएगा। यानी जब वस्तु प्रारंभ में अगर हम देखें, जब समय 0 है उस समय जो वेग होगा, वो कौन सा वेग होगा, प्रारंभिक वेग होगा। तो ये एक टर्म है, यहाँ पे अगर हम लागू करें तो v की जगह हम क्या लिखें, u सदिश बराबर, ये टोटल मान 0 क्योंकि t का मान 0 है, t के साथ ये गुणा होती है 0, बराबर किया जाता है c की वैल्यू कितनी आई, u सदिश, ठीक है। ये मान अगर हम यहाँ पे रख दें तो सदिश v बराबर समीकरण बनेगा हमारे पास q e सदिश अपॉन में क्या आ जाएगा m, और यहाँ पे आ जाएगा t, प्लस में c है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा सदिश u, ठीक है। तो ये समीकरण जो हमें मिलता है, ये क्या कहलाता है, किसी समय t पर वेग का मान है ये, ठीक है। यानी किसी आवेशित कण का t समय पर वेग है ये, ठीक है। अब इस वेग से हम क्या निकाल सकते हैं, कण की स्थिति भी बता सकते हैं, ठीक है। कण की स्थिति भी हम बता सकते हैं, सॉरी यहाँ पे प्लस आएगा, प्लस में u सदिश आएगा, ठीक है। c की जगह हम u सदिश लिख रहे हैं। अब कण की स्थिति हम कैसे बता सकते हैं, देखिए ये वाला जो समीकरण है इसको हम ऐसे लिखेंगे, v क्या होता है, स्थिति में परिवर्तन की दर, वेग क्या होता है, स्थिति में परिवर्तन की दर होती है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं dr सदिश अपॉन dt, ठीक है। v की जगह हम क्या लिख सकते हैं, dr सदिश अपॉन dt, बराबर हम क्या लिखेंगे, बराबर q e सदिश, और यहाँ पे अपॉन m, और यहाँ पे t, प्लस में क्या है u सदिश, ठीक है। dt को उस तरफ भेज दें तो इसको हम ऐसे लिखेंगे dr सदिश बराबर q e सदिश अपॉन में m t dt, प्लस में क्या आ जाएगा u dt आ जाएगा, ठीक है। इसका अगर हम समाकलन करें, क्योंकि हमें r सदिश चाहिए, इसका अगर हम समाकलन करते हैं तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे r सदिश बराबर क्या आ जाएगा, ये कांस्टेंट है, t का अगर हम समाकलन करें तो क्या आ जाएगा t²/2। सूत्र हम कौन सा लगा रहे हैं इसमें, x की पावर n वाला, x की पावर n बराबर x की पावर n + 1 बट्टे में n में +1, ठीक है। सदिश r बराबर क्या आ जाएगा, q/m को हम बाहर ले लें, q सदिश बाई m, t का अगर हम समाकलन करें तो ये आ जाता है t²/2, ठीक है। प्लस इसका अगर हम करें तो यहाँ पे आ जाता है ut, और प्लस में एक कांस्टेंट और आ जाता है, समाकलन कांस्टेंट और आ जाता है, जिसको हम किससे दिखा रहे हैं, c1 से दिखा रहे हैं। अब हम c1 का भी हम मान निकाल सकते हैं। c1 डिपेंड करेगा किस पर, स्थिति पर। जब हम ये कहते हैं कि t कितना है, 0 है, उस समय स्थिति क्या है कण की, r बराबर r0 है, ठीक है। तो इसको हम कैसे निकाल लेंगे, सदिश r, ये दोनों टर्म अगर हम इसमें रख दें तो सदिश r बराबर हम क्या लिखेंगे, t का मान 0 तो ये टर्म 0 हो जाएगी, ये टर्म भी 0 हो जाएगी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, r का मान क्या है, r0 है, तो c1 का मान कितना आ जाता है, r0 सदिश आ जाता है, ठीक है। c1 का मान कितना आ जाता है, r0 सदिश। अब ये c1 का मान अगर हम यहाँ पे रखें तो सदिश r बराबर क्या आएगा, q e सदिश अपॉन में स्मॉल m t²/2 प्लस u सदिश t, प्लस में क्या आ जाता है, r0 सदिश आ जाता है, ठीक है। तो ये स्थिति आ जाती है हमारे पास किसी समय t पर, ठीक है। t समय पर हमारे पास क्या आ जाती है, स्थिति आ जाती है कण की। तो हमने 3 समीकरण निकाले, एक तो त्वरण का, ये त्वरण का समीकरण आता है, किसी आवेशित कण को अगर हम विद्युत क्षेत्र में रख रहे हैं तो उस कण का त्वरण कितना होगा, सदिश a बराबर q/m होगा, और ये नियत रहेगा, ठीक है। और वेग कितना होगा किस समय t पर, q/mt प्लस u सदिश होगा, और उससे
कण की स्थिति जो होगी वो हम इस समीकरण के आधार पर बता सकते हैं। ठीक है, तो ये 3 समीकरण आपको याद रखना है, ध्यान में रखना है। ठीक है, ये जो सिद्धांत हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं वो आगे जो टॉपिक हम पढ़ेंगे उनमें काम में आएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान। आवेशित कण की ऊर्जा, देखिए एक तो आवेशित एकल जो आवेश है उसके पास स्थितिज ऊर्जा कितनी होती है। एकल जो आवेश होता है उसके पास स्थितिज ऊर्जा कितनी होती है, कैसे बताते हैं। स्थितिज ऊर्जा क्या होती है कि किसी आवेशित कण को अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक अगर हम ला रहे हैं तो जो कार्य हम कर रहे हैं वो कार्य किसमें बदलता है, स्थितिज ऊर्जा में बदलता है, जिसे हम क्या कहते हैं, विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, जैसे हमने कहा कि यहाँ पे इन्फिनिटी है और यहाँ पे कोई पॉइंट है। ठीक है, तो इस पॉइंट का विभव कितना है, हमने कह दिया v है। ठीक है, इस पॉइंट का विभव, या फिर हम ये कह देंगे ए पॉइंट है ये और इसका विभव हमने कह दिया va है। ठीक है, और यहाँ पे जो पॉइंट है इन्फिनिटी वाला वहां पे विभव कितना है, हमने कह दिया v इन्फिनिटी है। ठीक है, अब ये जो पॉइंट हमने यहाँ पे ले रखा है ये किस में स्थित है, विद्युत क्षेत्र में स्थित है, क्योंकि इस पॉइंट का कुछ ना कुछ विभव है। ठीक है, अब किसी आवेश को अगर हम यहाँ से लेके आते हैं, कोई प्लस आवेश है, एकांक धनावेश है, उस एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक यानी यहाँ तक लाने में जो कार्य किया जाता है वो कार्य क्या कहलाएगा, विद्युत, वो कार्य क्या कहलाएगा, विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाएगा। ठीक है, तो विद्युत स्थितिज ऊर्जा हम किसके द्वारा निकाल सकते हैं, कार्य के द्वारा। ठीक है, तो कार्य कितना होगा, कार्य कितना होगा, आवेश। ठीक है, आवेश इंटू यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, विभवांतर लिखा जाएगा। ठीक है, आवेश इंटू इन दोनों पॉइंटों के बीच में जो विभवांतर है वो लिखा जाएगा, क्योंकि v बराबर हम क्या लिखते हैं, W/Q, तो कार्य बराबर आवेश इंटू विभवांतर आ जाता है। ठीक है, अब विभवांतर कितना है, इस पॉइंट पे विभव कितना है, इस पॉइंट पे विभव कितना है, v इन्फिनिटी यहाँ पर है, va यहाँ पर, ज्यादा कौन सा होगा, va ज्यादा होगा, va ज्यादा होगा, क्योंकि इस पॉइंट से जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी वैसे वैसे v बराबर हम क्या लिखते हैं, KQ/R लिखते हैं। ठीक है, यानी ये R पे डिपेंड करता है, तो R जैसे जैसे बढ़ेगा विभव क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, और इन्फिनिटी पर आने के बाद में विभव कितना हो जाता है, 0 आ जाता है। ठीक है, यानी इन्फिनिटी पर जो विभव होता है वो कितना होता है, 0 होता है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, कार्य W बराबर हम क्या लिखेंगे, Q, और डेल्टा V कितना है, ये विभव ज्यादा है, V माइनस हम क्या लिखेंगे, V इन्फिनिटी। ठीक है, तो यहाँ पे W बराबर क्या लिखा जाएगा, V इन्फिनिटी का मान कितना, 0, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, QV ये आ जाएगा, और V हम दिखा दें, जैसे V हम ये कहते हैं Q किसके बराबर है, V के बराबर है, तो W बराबर क्या आ जाता है, QV आ जाता है। ठीक है, अब ये जो कार्य होगा वही किसमें बदलेगा, वो जो कार्य होगा वही क्या है, स्थितिज ऊर्जा है। ठीक है, अब देखिए आवेशित कण जो होता है, आवेशित कण जो होता है तो उसके पास स्थितिज ऊर्जा कितनी होती है, आवेशित कण जो होता है उसके पास स्थितिज ऊर्जा कितनी होती है, QV होती है। Q यहाँ पे आवेशित कण का आवेश है, V यहाँ पे जो वोल्टता हम लगाएंगे वो है। ठीक है, जब हम वोल्टता लगाते हैं आवेश पर तो ये स्थितिज ऊर्जा किसमें बदलती है, जब हम वोल्टता लगाते हैं तो आवेश क्या करने लग जाएगा, गति करने लग जाएगा, तो ये स्थितिज ऊर्जा किसमें बदलती है, गतिज ऊर्जा में बदल जाती है। तो QV का जो मान होगा वो किसके बराबर लिखा जाता है, 1/2 mv² के बराबर लिखा जाता है। ठीक है, यानी हम ये कहते हैं कि जैसे किसी वस्तु को अगर हम ऊपर उठा रहे हैं तो इसके पास mg स्थितिज ऊर्जा आ जाती है, जब हम इसको छोड़ेंगे तो वही स्थितिज ऊर्जा किसमें बदलती है, गतिज ऊर्जा में बदलती है। ऐसी स्थितिज ऊर्जा आवेश के पास कितनी है, QV है, ये किसमें बदलेगी, गतिज ऊर्जा में बदलेगी। तो QV का जो मान होगा वो किसके बराबर होगा, 1/2 mv² के बराबर होगा। ठीक है, तो आवेशित कण की जो ऊर्जा होती है वो कितनी होती है, 1/2 mv² बराबर क्या होती है, QV होती है। यानी किसी आवेश को V वोल्ट लगाकर, V वोल्टता लगाकर अगर त्वरित किया जाए यानी उसको गति प्रदान की जाए तो ये QV किसमें बदलेगा, गतिज ऊर्जा में बदलेगा। ठीक है, तो ये सूत्र आपको याद रखना, बहुत जगह काम में आएगा, 12th में आपने पढ़ा भी होगा शायद। ठीक है, तो किसी आवेश को अगर हम V वोल्टता लगाकर त्वरित कर रहे हैं तो उसके पास ऊर्जा कितनी होगी, QV होगी। ठीक है, देखिए इलेक्ट्रॉन गन क्या होता है, इसमें हम एक फिलामेंट लेते हैं टंगस्टन का, टंगस्टन का एक ये फिलामेंट लेते हैं जिसको हमने F नाम दिया है। ठीक है, एक तार है जिसे आपने बल्ब में देखा होगा। ठीक है, इस फिलामेंट को हम एक बैटरी से जोड़ते हैं जिसे हम LT बैटरी कहते हैं, लो टेंशन बैटरी कहते हैं। ठीक है, यानी प्लस माइनस यहाँ पे लगा रखा है, एक बैटरी से हमने जोड़ रखा है इसको। लो टेंशन का मतलब है कि इसका जो वोल्टेज होता है वो 5 वोल्ट या फिर 10 वोल्ट के लगभग होता है।
ठीक है। इस फिलामेंट पर क्या होता है कि एक परत चढ़ा दी जाती है, एक कोटिंग चढ़ा दी जाती है बेरियम ऑक्साइड की। ठीक है, हम यहाँ पे ये जो कोटिंग है, ये जो परत है, इसको हम अलग दिखा रहे हैं। ठीक है, इसको हम अलग से दिखा रहे हैं। इसको हम क्या कहते हैं, कैथोड कहते हैं। तो ये जो बेरियम ऑक्साइड की जो परत है, ये चढ़ा दी जाती है फिलामेंट एफ पर। ठीक है, तो इसको हम अलग से दिखा रहे हैं। बाकी ये क्या होता है कि इसी पर कोटेड की हुई होती है। ठीक है, अब यहाँ पे हम बेरियम ऑक्साइड की परत क्यों चढ़ाते हैं, क्योंकि बेरियम ऑक्साइड के लिए कार्यफलन जो होता है वो क्या होता है, कम होता है। ठीक है, कार्यफलन क्या होता है, कार्यफलन किसी धातु में से इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालने के लिए आवश्यक जो न्यूनतम ऊर्जा होती है उसे हम क्या कहते हैं, कार्यफलन कहते हैं। ठीक है, आवश्यक न्यूनतम जो ऊर्जा होती है उसे हम क्या कहते हैं, कार्यफलन कहते हैं। जैसे हम ये कह सकते हैं कि जैसे कोई भी धातु होती है, कोई भी धातु है या कोई भी चालक है जिससे इलेक्ट्रॉन हमें निकालने हैं, वो किससे बना हुआ है, वो परमाणु से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, जैसे हमें यहाँ पे हमने लिखा है इस परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन ये वाला है, एक इलेक्ट्रॉन ये वाला है। ठीक है, तो जो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन होगा वो कम बल से बंधा हुआ होगा, और जो कोष नाभिक के पास होगा वो ज्यादा बल से बंधा हुआ होगा। तो जो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है, इसको अगर कुछ ऊर्जा मिले तो इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा, इसमें धातु में आ जाएगा। ऐसा ही इस परमाणु से भी हो सकता है कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बाहर निकल गया। अब ये इलेक्ट्रॉन धातु से बाहर नहीं आ सकता। ठीक है, ये धातु के अंदर तो आ गया है, जो पदार्थ है उसके अंदर तो आ गया है, लेकिन इससे बाहर नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता, क्योंकि जैसे ये बाहर निकलने की कोशिश करेगा वैसे ये जो वस्तु है, ये जो पदार्थ है वो क्या बन जाएगा, धनावेशित बन जाएगा, और इस इलेक्ट्रॉन को अपने में वापस से खींच लेगा। ठीक है, तो इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बाहर से कुछ ऊर्जा देनी पड़ेगी, यानी इस वस्तु को हमें गर्म करना पड़ेगा, या इसके साथ कोई विद्युत क्षेत्र लगाना पड़ेगा, कुछ भी करके हमें इसको हम बाहर निकालेंगे। तो जो ऊर्जा इस इलेक्ट्रॉन को धातु से या किसी पदार्थ से बाहर निकालने के लिए दी जाती है, उस ऊर्जा को हम क्या कहते हैं, कार्यफलन कहते हैं। ठीक है, कार्यफलन कम होगा तो कम ऊर्जा से हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो फिलामेंट एफ हम ले रहे हैं, इसके साथ में हमने बैटरी लगा रखी है। इस बैटरी के द्वारा ये फिलामेंट गर्म होगा, गर्म होने के बाद ये बेरियम ऑक्साइड को ऊर्जा देगा, और बेरियम ऑक्साइड को ऊर्जा देने के बाद में इसका कार्यफलन कम है, तो कम कार्यफलन यानी कम ऊर्जा से क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं वो अगर इधर उधर जाते हैं, जैसे इस दिशा में जाएंगे, इस दिशा में जाएंगे, तो यहाँ पे हम क्या लगाते हैं, धातु के एक डायफ्राम लगाते हैं। ठीक है, इन डायफ्रामों के द्वारा इधर उधर जाने वाले जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो तो क्या हो जाएंगे, इनके द्वारा अवशोषित हो जाएंगे, जो इनके ठीक सीध में जाएंगे। ठीक है, इनके ये क्या होते हैं, बीच में ये जो डायफ्राम बने होते हैं वो बहुत ही हम ये कह सकते हैं कि बहुत ही छोटे छिद्र वाले होते हैं। तो इस के सीध में जो इलेक्ट्रॉन जाएंगे वो कैसे निकलेंगे, कि सकेंद्रित किरण पुंज के रूप में बाहर निकलेंगे। ठीक है, सकेंद्रित किरण पुंज के रूप में बाहर निकलेंगे। तो डायफ्राम का यहाँ पे काम क्या है, जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहे हैं उन इलेक्ट्रॉनों को एक सकेंद्रित किरण बीम के रूप में बाहर निकालने का काम कौन करेगा, यहाँ पे डायफ्राम करेगा। ठीक है, ये जो डायफ्राम होते हैं वो कैथोड के सापेक्ष, ये कैथोड के सापेक्ष क्या होते हैं, ज्यादा विभव पर होते हैं। ठीक है, कैथोड के सापेक्ष ज्यादा विभव पर होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों के पास नेगेटिव आवेश है, तो इनके कारण ये क्या होंगे, और ज्यादा आकर्षित होंगे, डायफ्राम की तरफ आकर्षित होंगे, तो इनकी ऊर्जा क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है, और गतिज ऊर्जा का हम सूत्र क्या लिखते हैं, 1/2 mv² बराबर हम क्या लिखते हैं, क्यू भी लिखते हैं। तो जितना ज्यादा वोल्टेज हम लगाएंगे, ये जो बैटरी होती है वो हाई टेंशन की बैटरी होती है, जिससे हम ये कह देंगे 50 वोल्ट या फिर 60 वोल्ट के लगभग वोल्टेज हम यहाँ पे लगाते हैं। ठीक है, तो क्यूवी वी का मान जैसे जैसे हम बढ़ाएंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे डायफ्राम क्यों लगाए जा रहे हैं, एक तो इलेक्ट्रॉन जो निकल रहे हैं वो इधर उधर न जाए, और साथ में सकेंद्रित किरण पुंज के रूप में इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालने के लिए यहाँ पे डायफ्राम लगाए जा रहे हैं। ठीक है, साथ में इन डायफ्रामों को कैथोड के सापेक्ष उच्च विभव पर रखा जाता है। क्यों रखा जाता है, क्योंकि इनकी ऊर्जा को हम वोल्टता लगाकर, ज्यादा वोल्टता लगाकर, या जितनी भी वोल्टता हम लगाएंगे उस हिसाब से इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो ये होता है, ये जो पूरा उपकरण है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पूरा जो उपकरण है ये क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉन गन कहलाता है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन गन कहलाता है। इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित करवाने के लिए जो उपकरण हम यहाँ पे काम में ले रहे हैं इसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन गन कहते हैं। फिलामेंट गर्म होकर इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल रहा है, तो ये जो विधि है वो कौन सी है, तापायनिक उत्सर्जन की विधि है। यानी तापायनिक उत्सर्जन द्वारा हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनों को बाहर उत्सर्जित करवा रहे हैं। ठीक है, तो ये था इलेक्ट्रॉन